हाँ तो बच्चों, आज हम क्लास 12th में मैथमेटिक्स में संबंध और फलन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो संबंध चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहला टेक्निकल टर्म क्या है हमारे पास? क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे कि हम जानते हैं कि रियल लाइफ में संबंध को बताने के लिए या संबंध को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पे दो व्यक्ति थे, ए और बी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी दो अवयवों के मध्य संबंध इस्टेब्लिश किया जाता है। उन अवयवों को क्या बोलते हैं? उन अवयवों को बोलते हैं क्रमित युग्म बोलते हैं। और इन अवयवों को या इन क्रमित युग्मों को हम इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं। तो ए बी क्या है? क्रमित युग्म है। तो ये होता क्या है? ये दो अवयवों का एक समूह होता है जिसमें एक विशेष क्रम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कहे कि ए बी और बी ए बराबर है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्रम अलग अलग है। इन दोनों में क्रम अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा आपको ये कह दे कि भाई ए बी क्रमित युग्म एक्स वाई क्रमित युग्म के बराबर है, तो ये कब बराबर होगा? ये तभी और तभी बराबर होगा इफ एंड ओनली ए एक्स के बराबर हो जाए और बी वाई के बराबर हो जाए। ठीक है। हमने देखा कि जो संबंध है वो हमेशा क्रमित युग्मों में स्टेब्लिश किए जाएंगे, क्योंकि क्रमित युग्म ही दो व्यक्तियों को बताएंगे, दो अवयव को बताएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये दो अवयव बनते कैसे हैं, क्रमित युग्म बनते कहाँ पर है? तो जब हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा करते हैं तो हमें क्रमित युग्म बनते दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास समुच्चय ए और समुच्चय बी दे दिया जाता है तो इनका जो कार्तीय गुणा होगा, जिसको हम ए क्रॉस बी से दिखाएंगे, ये सभी ऐसे क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय होगा जिसमें क्रमित युग्म का पहला अवयव ए समुच्चय ए से लिया जाएगा और दूसरा अवयव बी समुच्चय बी से लिया जाएगा। अर्थात ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी ए बी का समुच्चय होगा जिसमें ए समुच्चय ए से लिया जाएगा और अवयव बी समुच्चय बी से लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ए मान लेते हैं हमारे पास 1 और 2 है और बी हमने ले लिया 3 और 4 ले लिया हमने। ठीक है। तो अब हमने ए क्रॉस बी कर दिया। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? पहले एक क्रमित युग्म बनाएगा 3 के साथ, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। 1 और 4 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणा। अच्छा, तो एक बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर इस तरह से ये ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या होगा? पहले अवयव बी का आएगा। क्रमित युग्म जो पहला अवयव होगा वो बी का होगा। तो कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे 3 1 करके लिखोगे। ठीक है। 3 2 करके लिखोगे, 4 1 एंड 4 2 आ जाएगा। तो कोई आपसे पूछे बी क्रॉस ए क्या है, तो आप बोलोगे बी क्रॉस ए हो जाएगा क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय है, जहां पर इसका पहला अवयव ए बी से लिया गया है और दूसरा अवयव बी ए से लिया गया है। ठीक है। अगली बात समझ में? अच्छा, तो एक बात साफ दिख रही है कि नॉर्मली साधारण रूप से अगर हम कहें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है तो हम बोलेंगे नहीं, साधारण रूप से बराबर नहीं होता है। तो बराबर कब होगा? जब बी भी ए के बराबर हो जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या हो जाएगी? दूसरी बात देख लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर ए में 2 अवयव थे, बी में भी 2 अवयव थे, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो अगर हमारे पास ए में अवयवों की संख्या m के बराबर है, बी में अवयवों की संख्या n के बराबर है, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a में अवयवों की संख्या गुणा b में अवयवों की संख्या, अर्थात कितना हो जाएगा? m इंटू n के बराबर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, क्रमित युग्म और दो समुच्चयों के कार्तीय गुणा को समझने के बाद अब हम देखेंगे संबंध क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो समुच्चय ले लिए, ए और बी। ए में अवयव है 1 2 3 और बी में है 1 2 4 5। हमने इनका कार्तीय गुणा बना दिया। ठीक है। तो कार्तीय गुणा कैसे बन जाएगा? 1 1 हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 2 1
2 2 2 4 2 5 और ऐसे ही 3 1 3 2 3 4 3 5। ठीक है, कुल कितने अवयव हो जाएंगे? ए में हमारे पास 3 अवयव हैं, बी में 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में हो जाएंगे 3 × 4 12 अवयव हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ऐसे दो अवयवों के मध्य संबंध स्थापित किया कि जो एक अवयव है, जो बी का जो अवयव है वो ए के वर्ग के बराबर है। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक ऐसा समुच्चय R बनाया जो ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसमें क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव के स्क्वायर के बराबर है। जहां पर पहला अवयव A समुच्चय A से दिया गया है और दूसरा अवयव समुच्चय B से दिया गया है। तो कौन कौन से अवयव बन जाएंगे इसमें, कौन कौन से क्रमिक युग्म बन जाएंगे इसमें? देखो भाई, एक का स्क्वायर करो वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, जो b था वो पहले के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा अब जरा देखो, 2 का स्क्वायर करो 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। तो 4 किसके स्क्वायर के बराबर है? 2 के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा 3 करोगे 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 नहीं है। इसका मतलब इस वाले समुच्चय में हमारे पास दो ही अवयव आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 1 और एक 2 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक मैंने दूसरा समुच्चय बनाना था जो ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसमें क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव से 1 ज्यादा है, पहले अवयव से 1 ज्यादा है। तो बताइए, अगर a को 1 ले लिया तो b कितना हो जाएगा? a + 1, मतलब b हो जाएगा 2। 1 का संबंध किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने 2 ले लिया तो b होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा 2 का संबंध किसी से। अच्छा 3 ले लें तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 3 का संबंध किससे हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक दूसरा समुच्चय आ गया। तो यहाँ पर ये जो अपने पास R समुच्चय दे रखा था वो A और B में संबंध को बता रहा था। ठीक है, A और B में संबंध को बता रहा था। संबंध क्या था कि पहले अवयव का वर्ग करोगे तो वो दूसरे अवयव के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो संबंध थे ना, ये जो आए हैं, ये दोनों के दोनों जो समुच्चय आए हैं वो A क्रॉस B का क्या है? उपसमुच्चय है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास समुच्चय A से समुच्चय B में कोई एक संबंध स्थापित करते हो तो जो संबंध R है, संबंध R है वो हमेशा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, R क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय बन जाएगा। R A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अच्छा आगे देख लो। अब कोई बच्चे बोले कि सर मैंने एक R ऐसे बना दिया और R में मैंने क्या कर दिया इसको इस तरह से लिख दिया, 5 3 लिख दिया और 4 2 लिख दिया। तो क्या ये A से B में एक संबंध है? क्या ये A से B में एक संबंध है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। तो बताइए जो R जो क्रमिक युग्म के रूप में दिखाओगे तो सारे के सारे जो क्रमिक युग्म है वो A क्रॉस B से आएंगे, और क्रमिक युग्म के सारे पहले अवयव कहाँ से आएंगे? A से, और दूसरे अवयव B से आएंगे। लेकिन इस वाले में R में देखो, इस वाले R में जो पहला अवयव 5 और 4 है ना, वो एक्चुअली समुच्चय B से लिया गया है। तो ये A से B में संबंध नहीं है, ये B से A में एक संबंध है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं संबंध का प्रांत और परिसर। ठीक है, तो देखो जो R संबंध स्थापित किया गया था समुच्चय A से समुच्चय B में, तो उन सभी क्रमिक युग्मों के समुच्चय जो कि संबंध में आ रहे थे उनके सारे के सारे जो प्रथम अवयव हैं वो कहलाएंगे संबंध का प्रांत, और जितने दूसरे वाले अवयव हैं वो कहलाएंगे संबंध का परिसर कहलाएंगे। जैसे इस वाले R में देखो, इस वाले में देखो, इस वाले संबंध में देखो, यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रांत हो जाएगा हमारे पास, प्रांत क्या हो जाएगा? सारे पहले अवयव 1 और 2 आ जाएंगे, और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा हमारे पास 1 और 4 हो जाएगा। तो पहले वाले संबंध का प्रांत हो गया 1 और 2 और परिसर हो जाएगा 1 और 4। दूसरे वाले संबंध का प्रांत क्या होगा? 1 और 3 और परिसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? कोई अगर आपसे कहे कि प्रांत को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप क्या बोलोगे? जो प्रांत है वो सभी क्रमिक युग्मों ए बी का प्रथम अवयव है। अच्छा ए बी का प्रथम अवयव है तो ए बी कहाँ से लिए गए हैं? ए बी उस संबंध R से लिए गए हैं, जहां पर A समुच्चय A से लिया जाएगा और B समुच्चय B से लिया जाएगा। यहाँ पर हमने संबंध को दो अलग अलग समुच्चयों में स्थापित कर रखा है। आप चाहो तो संबंध को A के समुच्चय A में भी स्थापित कर सकते हैं। अच्छा तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? अभी हमने क्या देखा? परिसर क्रमिक युग्म के सारे दूसरे अवयव थे। ठीक है, और ये क्रमिक युग्म कहाँ से लिए गए थे?
ये क्रमिक युग्म संबंध आर से ले रखे थे, ठीक है, जहां पर ए से लिया रखा था और बी से ले रखा था, ठीक है। जैसे इसमें देख लो, इसमें हमारे पास क्या था प्रांत, 1 और 2 था, और परिसर कितना था, 1 और 4। इसमें कितना प्रांत था, 1 और 3 था, और परिसर कितना था, 2 और 4 था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी संबंध में, किसी भी समुच्चय में कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि समुच्चय ए में मान लेते हैं m अवयव है और समुच्चय बी में मान लेते हैं n अवयव है, तो जब तुम ए से बी में संबंध स्थापित करोगे तो कितने संबंध बना सकते हो ए से बी के अंदर, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा था कि जो संबंध होते हैं वो उपसमुच्चय होते हैं, ठीक है। अच्छा, किसके उपसमुच्चय होते हैं, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय होते हैं। और इस बात को हमें पहले ही मालूम है कि अगर किसी समुच्चय ए में अगर m अवयव हैं तो उससे बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर m होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो संबंध किस में बनाए जाते हैं, संबंध बनाए जाते हैं ए क्रॉस बी में। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं और उनसे कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो हमें मालूम है कि अगर समुच्चय ए में m अवयव हैं, समुच्चय बी में n अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी mn हो जाएगी, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn है तो कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, कुल उपसमुच्चय बन जाएंगे 2 की पावर mn बन जाएंगे। अच्छा, इनमें एक ऐसा भी उपसमुच्चय होगा जो रिक्त होगा। तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि कितने अरिक्त उपसमुच्चय बनेंगे, अरिक्त कितने होंगे, अरिक्त उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर mn-1 हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा था, जितने उपसमुच्चय होते हैं उतने ही संबंध बनाए जा सकेंगे। तो कुल कितने संबंध होंगे, कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर mn होगी, जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में स्थापित किए गए हैं। और अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, अरिक्त संबंधों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर mn-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात तो समझ लेते हैं, यहां पर हमने 2 अलग अलग समुच्चय ले रखे थे। अगर मुझे कहा जाए कि समुच्चय ए में ही संबंध परिभाषित करो, समुच्चय ए में ही संबंध परिभाषित करना है, तो हम देखेंगे। हाँ बच्चों, अब अगर हम देखें कि अगर हमें अब समुच्चय ए में ही संबंध परिभाषित करना है, मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए क्रॉस ए का कार्तीय गुणा करना पड़ेगा, ए और ए का कार्तीय गुणा करना पड़ेगा, जैसे ए क्रॉस ए से दिखाओगे, और फिर इसमें जितने अवयव बनेंगे उनसे हमको संबंध बनाना है। तो हमें मालूम है कि अगर ए में m अवयव हैं तो a क्रॉस a में कितने अवयव हो जाएंगे, सर हो जाएंगे m इंटू m, मतलब कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर a क्रॉस a में m स्क्वायर अवयव हैं तो कुल कितने संबंध बनेंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे, संबंध बन जाएंगे 2 की पावर m स्क्वायर बन जाएंगे। अरिक्त कितने संबंध होंगे, अरिक्त हो जाएंगे 2 की पावर m स्क्वायर-1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, तो ए से ए में कितने संबंध परिभाषित कर सकते हो, कितने कर सकते हैं भाई, 2 की पावर m स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 3 स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इतने संबंध आप बना सकते हो, ठीक। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे संबंधों के प्रकार। ये 3 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे हम यहाँ पे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्लेक्सिव, और रेफ्लेक्सिव जो रिलेशन है या रेफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो बना हुआ है रेफ्लेक्शन से। अच्छा, रेफ्लेक्शन होता है परावर्तन, ये किससे होता है, दर्पण से, मिरर से होता है। मिरर में क्या होता है, किसी वस्तु को अगर सामने रखोगे तो उसकी प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही बनाई दिखाई पड़ेगा। तो रेफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होता है। अच्छा, प्रत्येक अवयव, किसके प्रत्येक अवयव, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव जिसमें कि हम संबंध परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है।
कैसे? एग्जाम्पल लेके देखें। जैसे समुच्चय ए दे दिया गया है, इसमें हमारे पास कितने अवयव हैं? 1 2 3 है। मुझे इसी समुच्चय में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या समझने के लिए मैंने ए क्रॉस ए बना लिया। ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2 आ जाएगा, 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? ए क्रॉस बी के सभी अवयवों को यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि संबंध क्या था? संबंध ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय बन जाएगा। अब इस वाले ए क्रॉस ए में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से अवयव हैं जिनका खुद से संबंध है। तो इसमें 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। तो अगर किसी भी समुच्चय में आपने तीनों अवयवों को यहाँ पे रख दिया तो ये वाला जो संबंध है इसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछे कि क्या सर 1 1 2 2 3 3 ही आएंगे, क्या इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपके साथ साथ आपके आसपास की वस्तुएं भी आ जाती हैं। तो रेफ्लेक्सिव में ये सारे अवयव तो आने ही चाहिए। जो समुच्चय ए के अवयव दे रखे हैं इनका खुद से संबंध तो होना ही चाहिए। अगर इनके अलावा और भी अवयव और भी क्रमित आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आने ही चाहिए। आप 1 2 लिख दो, आप 1 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 तो आने ही चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी समुच्चय कैपिटल ए में अगर किसी संबंध R को परिभाषित कर दिया जाए तो R स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। R कैसा हो जाएगा? R स्वतुल्य हो जाएगा। कब होगा? जबकि प्रत्येक अवयव जो कि समुच्चय A से लिया गया है उसका खुद से संबंध हो, A बिलोंग्स टू R हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? जब हम इस संबंध को देखें तो सबसे पहले समुच्चय A देखना और फिर ये देखना कि उस दिए गए संबंध में प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध है कि नहीं। अगर प्रत्येक अवयव खुद से संबंध हो जाएगा तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का संबंध, सम्मित संबंध। अच्छा, एक बार ध्यान रखना बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं जिससे कि हमारे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। तो दूसरा संबंध कहलाता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अच्छा, सम्मित संबंध क्या होता है? स्वतुल्य जब हमने संबंध पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? पहले आप समुच्चय को देखो, उसके बाद संबंध को देखो। समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद से संबंध होना चाहिए, और उससे होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से तो होना ही चाहिए। अच्छा, सम्मित संबंध क्या होगा? सम्मित क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक समुच्चय दे दिया गया, जैसे ए दे दिया गया और आपसे कहा जाए कि इसमें आपको संबंध परिभाषित करना है, तो आपने देखा था जो संबंध था वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा, तो हमने ए क्रॉस ए लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हमने क्या किया? इसमें एक संबंध आर लिखा। अगर इस संबंध में 1 का 2 से संबंध दे रखा है तो 2 का 1 से भी अगर संबंध होगा तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे सम्मित संबंध बोलेंगे। अब इसमें ये नहीं देखना है कि सर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे तो 3 आए, ये नहीं देखना आपको। तो सिर्फ ये देखना है कि अगर आर में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा बोल दे ऐसे करके बोल दे, सर यहाँ पे देखो 1 2 लिख दिया मैंने, 2 1 लिख दिया, अब मैंने 1 3 लिख दिया, तो क्या ये संबंध सम्मित है? हम बोलेंगे देखो 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 3 है, 3 1 नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। तो इसको सम्मित बनाने में क्या करना पड़ेगा? सम्मित बनाने के लिए मुझे इसमें 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम्मित संबंध क्या होगा? किसी भी समुच्चय ए में अगर किसी संबंध R को इस्टेब्लिश करते हो, R को स्थापित करते हो, तो संबंध R एक सम्मित संबंध हो जाएगा। कब हो जाएगा? जबकि अगर आपको ये दिख जाए, क्या दिख जाए कि आपको संबंध R में A भी दिख जाए तो उसमें BA भी दिखना चाहिए। BA बिलोंग्स टू R, जहां पर सभी A और B समुच्चय A से लिए गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही समुच्चय में संबंध को स्थापित कर रखा है। ठीक है, अगली बात समझ में? तो ध्यान रख लेना, स्वतुल्य में संबंध में समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए। सम्मित में क्या है कि अगर A B है तो B होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर समुच्चय में और भी अवयव हैं तो वो भी दिख जाए, बस ये देखना है कि 1 2 है तो 2 1 दिखना चाहिए।
एक 3 है तो 3 एक दिखना चाहिए, 2 3 है तो 3 तो दिखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे तीसरे संबंध के बारे में। तीसरा संबंध है हमारे पास संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने 3 अवयव ले लिए, 3 व्यक्ति ले लिए, मोहन सोहन और अनिल ले लिया, और ये तीनों आपस में भाई भाई हैं। तो बताइए मोहन सोहन का भाई है, बिल्कुल सही है। सोहन अनिल का भाई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या मोहन और अनिल में भी संबंध है? बिल्कुल, मोहन अनिल का भाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संबंध को हम बोलेंगे संक्रामक संबंध बोलेंगे। क्या मतलब हुआ कि संक्रामक संबंध क्या है कि अगर ए और बी में रिलेशन आर है, बी और सी में भी रिलेशन आर है, वही रिलेशन है, और इसके बाद हमने पाया कि नहीं सर ए और सी में भी वही रिलेशन आर है, तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे संक्रामक संबंध। यहाँ पर आपने क्या देखा, मोहन और सोहन में भाई का संबंध है, सोहन और अनिल में भाई का संबंध है, और मोहन और अनिल में भी भाई का संबंध है, तो ये संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, 3 अवयव ले लिए ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए बी का पिता है, मतलब ए पिता है और बी पुत्र है, बी सी का पिता है। ठीक है, तो ए और बी में पिता पुत्र का संबंध है, बी और सी में पिता पुत्र का संबंध है, तो क्या ए और सी में पिता पुत्र का संबंध होगा? नहीं, ए हो जाएगा अपने पास दादा और सी हो जाएगा पोता हो जाएगा। तो आपने देखा ए और बी में तो संबंध आर है, बी और सी में भी वही संबंध आर है, लेकिन ए और सी में संबंध तो है लेकिन आर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनमें तो पिता पुत्र का संबंध था, इसमें पिता पुत्र का संबंध था, लेकिन इसमें और इसमें दादा और पोते का संबंध था। तो संबंध तो इसमें था लेकिन वो संबंध नहीं था जो इन दोनों में था, इसलिए संबंध कैसा होगा? संक्रामक नहीं होगा। तो संक्रामक की परिभाषा कैसे दे दें? संक्रामक की परिभाषा ऐसे दे दें कि अगर कोई एक समुच्चय कैपिटल ए में किसी संबंध आर को आप परिभाषित कर रहे हो और उस आर में ए भी है और बी सी में भी आर संबंध है और ए सी में भी आर संबंध अगर पाया जाएगा तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे संक्रामक संबंध बोलेंगे। अच्छा, तो आप क्या ये सोचो कि अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए संबंध आर के संक्रामक होने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ संख्याएं लेकर उनमें संबंध के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया समुच्चय ए ले लिया जिसमें 1 2 3 अवयव हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, तो क्या है संबंध संक्रामक है? बिल्कुल है। 1 और 2 में संबंध है, 2 और 3 में संबंध है, तो 1 और 3 में संबंध दे रखा है। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बोल दे कि सर 1 2 दे दें, 2 3 दे दें, आगे कुछ नहीं दे, तो क्या संबंध संक्रामक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर हमको कोई संबंध आर में हमें सिर्फ 1 2 दे दे, आगे हमें कुछ नहीं दे, तो क्या संबंध संक्रामक होगा? बिल्कुल होगा। 1 2 है लेकिन 2 का आगे किसी और से संबंध नहीं दे रखा है, तो इस संबंध को भी संक्रामक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि हम बोलेंगे कि आगे जानकारी का अभाव है, इसीलिए हम इसको फिलहाल तो संक्रामक मान के चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 कैसा हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ, वापस देख लेते हैं कि अगर किसी समुच्चय ए में 3 अवयव ए बी सी दे दिए जाए, ए का बी से आर संबंध है, बी का सी से आर संबंध है और ए का सी से भी आर संबंध पाया जाता है, तो ऐसा संबंध संक्रामक हो जाएगा। अच्छा, और कब संक्रामक होगा? और संक्रामक तब हो जाएगा कि अगर समुच्चय कैपिटल ए में परिभाषित कोई संबंध आर में यदि सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू आर दे दिया जाए, आगे बी सी बिलोंग्स टू आर के बारे में, ठीक है, और ए सी बिलोंग्स टू आर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो भी ये संबंध संक्रामक कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एग्जांपल लेके देखिए जरा। ठीक है, ये संबंध थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको हर दृष्टि से देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे जरा, देखो एक बार देखो जरा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वापस से 1 2 3 दे दिया और मैंने संबंध आर को लिखा वापस से, देखो इसको 1 2 दे दिया, 2 3 दे दिया, 1 3 दे दिया। ठीक है, आपको मालूम है जब भी हम कोई समुच्चय लिखते हैं उसमें अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, इनको आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पर
एक का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, 1 का 3 से संबंध है। अब कोई बच्चा बोले नहीं सर, अगर इनमें क्रम का महत्व नहीं है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 3 लिख देता हूँ, 1 3 लिख देता हूँ, 1 2 लिख देता हूँ, तो क्या ये संबंध संक्रामक है? जरा देखो, 2 का 3 से संबंध है, 3 का आगे किसी और से नहीं दे रखा है, ठीक है। 1 का 3 से संबंध है, 3 का आगे किसी और से नहीं दे रखा है, ठीक है। आप बोलोगे सर देखो 1 का 2 से है तो 2 का 3 से, 1 का 3 से, संबंध कैसा जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। अच्छा अब जरा देखना, अब मैंने इसमें ले लिया 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया और लिख दिया 1 1 लिख दिया। अब क्या ये संबंध संक्रामक है? आप देखोगे सर 1 2 दे रखा है, तो 1 दे रखा है, 1 का 1 से संबंध है, तो आप बोलोगे संक्रामक है। देखते नहीं, अभी संक्रामक नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 1 लिख दूं, 1 2 लिख दूं, 1 1 लिख दूं, अब जरा देखना 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, तो ये संबंध संक्रामक नहीं है। इसको अगर संक्रामक बनाना है तो आपको यहाँ पर 2 2 को और ऐड करना पड़ेगा, तो ये संक्रामक बन जाएगा। तो एक बात क्या गौर की कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ये और का सिंबल है मैथमेटिक्स में, और बी सी बिलोंग्स टू आर भी है, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 था, 2 1 था, लेकिन 2 2 नहीं था, इसलिए संक्रामक नहीं था। तो आपको हर एक क्रमिक युग्म को लेके देखना पड़ेगा कि भाई हर एक क्रमिक युग्म को आगे बढ़ाकर देखो कि क्या संबंध संक्रामक बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो तुल्यता संबंध कब कहलाएगा? वो संबंध जबकि वो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। कहने का मतलब ये हुआ कि उस संबंध में समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध दिखना चाहिए, अर्थात ऐसे क्रमिक युग्म दिखने चाहिए जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध दिखाया गया हो, और उस संबंध में अगर आपके पास अवयव ए का अवयव बी से संबंध दिखाया जाए तो बी का ए से भी दिखना चाहिए, ठीक है। और उसी संबंध में अगर ए का बी से संबंध दिखा दिया जाए, बी का सी से दिखाया जाए, तो ए का सी से भी दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास समुच्चय ए दे दिया है और हमारे पास ये अवयव दे दिए 1 2 3, और हमारे पास एक संबंध आर दे दिया, इसमें उनको 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया, 1 2 दे दिया, 2 1 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बच्चों बताओ कि क्या ये संबंध आर तुल्यता संबंध है? तो सबसे पहले आप देखोगे कि भाई समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3। तो देखो क्या हर एक अवयव का खुद से संबंध दे रखा है, अर्थात 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से? हाँ सर, स्वतुल्य तो हो गया। सममित देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है। आगे 2 3 नहीं तो 3 2 भी नहीं है, तो सर सम्मित भी हो गया। अच्छा संक्रामक देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, इसको देखो 2 1 है, 1 का 2 से है तो 2 का 2 से भी है, तो सर संक्रामक भी हो गया। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। अच्छा इसी में एक संबंध और देख ले, 1 1 देख ले, 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 1। अब क्या ये संबंध R1 जो दे रखा है वो तुल्यता संबंध है? तो पहले देखा 1 2 3 अवयव दे रखे समुच्चय में, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। हाँ चल स्वतुल्य तो हो गया। सम्मित देखो 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है 3 2 है, 1 3 है 3 1 है, सम्मित हो गया। संक्रामक देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, अब 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है, सही है सर। अच्छा देखो 1 2 था, 2 3 था, 1 3 भी है, हाँ सर ये भी सही है, ठीक है। 2 1 है, 1 3 है, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, ठीक है सर। 2 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 1 से, बिल्कुल ठीक है। 3 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 1 से, है सर। तो आप हर एक अवयव को लेके देखो कि अगर ए बी है और फिर बाद में बी का किसी और से दे रखा है तो ए का
उस और से दिखा होना चाहिए संबंध। ठीक है, तो ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी। इससे संबंध कैसा हो जाएगा बच्चों, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है बच्चों।